हाय एवरीवन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डायमंड के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास डायमंड पर ख़त्म की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें डायमंड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, इसलिए मैंने पहले नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको समझा सको अच्छे से। ठीक है, तो डायमंड इज़ ए ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इट्स एटॉमिक सिस्टम इज़ कार्बन, सी से डिनोट करते हैं इसको। तो डायमंड एक सुंदर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। द नेम डायमंड, अब जो डायमंड नाम है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था। दो पार्ट है, इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। एक होता है डाइफेंस और दूसरा होता है एडम्स। डाइफेंस जो होता है उसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, और एडम्स का मतलब होता है इनडोमिटेबल। इसको हम एक तरह से कलरलेस भी मान सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट और कलरलेस इन दोनों का मिक्स होकर, और इसमें से जैसे हम अगर वाइट लाइट पास करें तो ये रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, उस लाइट को। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? डायमंड। अब जो नेचर में डायमंड मिलता है वो ट्रांसपेरेंट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, जिसके कर्व थोड़े से कर्व सरफेस होते हैं, घूमे हुए सरफेस होते हैं। और इसकी ब्यूटी मतलब कि जैसे डायमंड जो नेचर में मिलता है वो ऑलरेडी ऐसा नहीं होता है कि उसकी कटिंग इतनी सुंदर होती है और वो जैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को। उसको मिलने के बाद उसको प्रॉपरली उसको कट किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, जिसके बाद वो और ज़्यादा उसकी शाइनिंग चमक बनने लगती है। ठीक है, उसकी कटिंग इस टाइप से की जाती है कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट जो है वो आप इंटरनल रिफ्लेक्ट करता है और वो शाइन करने लगता है। ठीक है, ये डायमंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अब हम बात करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक एटम कार्बन का। अब आपको ये चीज़ पता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कि 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तभी उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। और एक बात आप स्टार्टिंग में ही समझ लो स्ट्रक्चर की, कि जो कार्बन होता है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसका मतलब सभी के सभी कार्बन की कोवैलेंसी या वैलेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है, सब में 8 आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब 4 बार कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है ताकि शेयरिंग हो। और आपको पता है डायमंड में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, हम कोवैलेंट बॉन्डिंग तो पढ़ ही रहे हैं ना। तो ये जो एटम है, ये 4 जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे उनके साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, जैसे ये 4 एटम हो गए। ठीक है, इसके बाद ये अगला जो कार्बन होगा ये अगले 4 के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे ये सारे के सारे, देखो काउंट भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो आप सोचोगे कि भाई ये वाले एटम्स है कार्बन के, इनके भी तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये एक तरह से मैं 3D अरेंजमेंट नहीं करके दिखा रही हूँ, मैं पूरा कंप्लीट 3D अरेंजमेंट आपको नहीं दिखा सकती, 2D अरेंजमेंट है। जबकि आपको मान कर ही चलना पड़ेगा कि सभी के सभी जितने भी कार्बन एटम होते हैं उनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, सब के सब 4 कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वाले कार्बन भी 4 के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जैसे कनेक्टेड भी हो सकते हैं ऐसे आपस में। फिर ये यहाँ पर, अब जो ये वाला कार्बन है इसकी भी हम 4 ही वैलेंसी करेंगे। ये एक कार्बन, ये अब इसके साथ में कनेक्टेड है, और ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये 4th इसका ये मेट। उसके बाद जैसे इसकी भी हम 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। ये 1 2 एंड 3 और ये 4। ठीक है, उसके बाद इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। और ये यहाँ पर, अब ये जो दोनों के दोनों ये कार्बन एटम्स हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं एक कार्बन एटम से। ठीक है, ये सभी के सभी अपनी वैलेंसी कंप्लीट रखते हैं, सिर्फ ये ड्रॉ करने में 2D है इसलिए हम कंप्लीटली नहीं दिखा रहे इसको। ये इससे कनेक्टेड, ये इसका एक और कार्बन, ये यहाँ पर। नेक्स्ट अब इस वाले कंप्लीट करते हैं। ये अब इससे कनेक्टेड है,
और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इसकी वैलेंसी भी 4 कंप्लीट हो चुकी है, 4 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे, और इसने भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए कार्बन के साथ में। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर थी। मैंने आपको बनाकर इसलिए दिखाई है ताकि आपको भी इजी लगे और आसानी से आप बना सको, जैसे जैसे मैंने आपको समझाई है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही अरेंजमेंट की हर एक कार्बन का। इसमें देखो ये कार्बन जो है उनकी कंप्लीट दिखा नहीं रखी है, लेकिन होती कंप्लीट है। ठीक है, ये सिर्फ एक थोड़ा सा लैटिस स्ट्रक्चर है कि ऐसे रिपीटिव यूनिट्स जो है और पूरी कंप्लीट होकर ये कार्बन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है। अब देखो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। ठीक है, मतलब कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी आ जाती है, 154 पिकोमीटर। और जो ये एक यूनिट है, देखो जैसे कि ये वाली जो यूनिट है आपकी, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाती है। इसका मतलब डायमंड की जो एक यूनिट होती है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको हम टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, एक यूनिट को। ये सारी देखो जितनी भी ये भी इसका ये वाली जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम एक यूनिट लेकर चले अगर कार्बन की, तो ये एक एक यूनिट क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रॉन। और ये स्ट्रक्चर जो इस फॉर्म में हो, कार्बन कार्बन, ये स्ट्रक्चर कैसा हो, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि जो कार्बन होता है, डायमंड होता है सॉरी, उसमें कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहीं पर ही बता देती हूँ आपको। जैसे कार्बन जो होता है उसमें बॉन्डिंग आपने देख ली, क्लोजली पैक्ड होती है, सारे के सारे आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 4000 के भी अप्रोक्स, मतलब 4000 से भी अबव होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस के भी अबव होता है। तो इससे पता चलता है कि कार्बन जब इसका इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो बहुत हार्ड होगा नेचर में। ठीक है, हार्ड रहेगा तो उससे हम कोई भी, जैसे हम जो नेचुरल सब्सटेंस है, जितने भी हमारे नेचुरल सब्सटेंस है उनमें से सबसे हार्डेस्ट डायमंड ही है। तो इसका यूज़ कई जगह होता है, जैसे डायमंड को एक डायमंड ही काट सकता है, एक तरह से ये मान सकते हो आप कि इतना हार्ड होता है कि एक डायमंड को डायमंड ही काट सकता है। तो ये ग्लास की कटिंग करने में, बहुत डेलिकेट सर्जरीज करने में, इन सब में यूज़ में आता है। तो आपको जब यूजेस पढ़ाऊँगी तो 1 बाय 1 बताऊँगी। अभी जैसे आपने ये जो इसकी बॉन्डिंग पढ़ ली, इसके बाद इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसमें वैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है उसमें इतनी ही रेज इंटरनली ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जैसे रेज, मैंने वाइट लाइट पास की इसमें से, और वो आपस में जैसे टकराती हैं इंटरनली। ठीक है, एटम टू एटम टकराती है वो रेज, और फिर उसके बाद में वो 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वो शाइन करती है। ठीक है, चमकती है। तो डायमंड स्टार्टिंग में ऐसे ये नहीं है कि वो शाइन करता है, चमकता है, लेकिन उसकी कटिंग करने के बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है कि कटिंग करने के बाद वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो शाइन करने लगता है, चमकने लगता है। इसलिए डायमंड इतना ग्लो करता है, चमकता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से। और एक और बात कि इसका जैसे ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये आपको थियोरटिकली मैं लिखवाऊंगी। जैसे नेक्स्ट अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये जितनी भी मैंने डिटेल में चीज़ें बताई हैं वो अभी मैं आपको थियोरटिकली लिखवा देती हूँ, या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना और मैं आपको 1 बाय 1 समझा भी देती हूँ। देखो ये थोड़ा थियोरटिकल पार्ट था इसलिए नोट डाउन कर रखा है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 4 अदर कार्बन्स। जो डायमंड एटम है, इसमें डायमंड है सॉरी, उसमें कार्बन एटम 4 एटम से कोवलेंट बॉन्ड बनाकर 4 कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये स्ट्रक्चर जो होती है 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। इसमें हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई है, सिर्फ ये थियोरटिकली लिख दी हैं। ठीक है, एज द कार्बन एटम इन डायमंड आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, क्योंकि कार्बन एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है
देयरफॉर क्वाइट हार्ड, तो हार्ड होंगे, विथ डेंसिटी इक्वल टू 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 4000 केल्विन से या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है, 4000 केल्विन या उससे भी ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के आसपास होगा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं, जैसे 4-5 लिखा देख लिया किसी बुक में आपने, 4-3 लिखा देख लिया, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अप्रोक्स एवरेज 2.42 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कलर में चमकने लगता है। अब आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और जो ये बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं ये इसने अपनी सारी वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिसकी वजह से डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी। ये मैंने आपको जैसे जितना जितना अभी समझाया था स्ट्रक्चर में, वही आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको नोट डाउन करना है, इसमें सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ भी आ ली हैं और सारा स्ट्रक्चर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन आ लिया अभी। लेकिन मैं आपको अगर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लिखनी हो तो कैसे नोट डाउन करेंगे वो बता देती हूँ एक बार। देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। डायमंड इज़ ए ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड। डायमंड एक ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सॉलिड होता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी, जिसमें से आर पार दिखे, और कलरलेस बिल्कुल जिसका कलर ना हो। फिर सेकंड है सुटेबली कट एंड पॉलिश डायमंड स्पार्कल्स ब्राइटली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। जैसे अच्छे से इसको अगर कट किया जाए और पॉलिश किया जाए तो डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। थर्ड, द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर डायमंड की डेंसिटी 3.51 ग्राम होती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ओनली ए डायमंड कैन कट अनदर डायमंड। सिर्फ एक डायमंड ही दूसरे डायमंड को काट सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचुरली। इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको रीज़न मैंने बता ही दिया है क्यों है। फिर डायमंड आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स, अल्कलीज एंड सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ईथर, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे डायमंड है, क्या इस पर कोई जंग लग जाती है, या फिर किसी से ऐसे वाटर के साथ में पानी के साथ में रिएक्शन कर लिया, या किसी सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन कर लिया, ऐसा कभी देखा है अपने डायमंड को? नहीं होता ऐसा कभी भी। ना तो ये एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, ना अल्कली के साथ में, अल्कली क्या होते हैं, बेस, ना ही वाटर, ईथर, इन किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता। सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसके साथ में ये इजीली रिएक्शन कर देता है। 750 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको फ्लोरीन के साथ में हीट करें तो ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और कार्बन फ्लोराइड बना देता है, CF4। जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो वैसे तो उसके साथ में इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन फ्लोरीन इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि वो उस बॉन्ड को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो कार्बन फ्लोराइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस, डायमंड के यूजेस देख लो एक बार। दे आर यूज इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट। हम जो ज्वेलरी में डायमंड यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, चमकता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है, ठीक है। सेकंड, डायमंड आर यूज इन कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग रॉक्स। डायमंड इतना हार्ड होता है जिसकी वजह से वो ग्लास को कट करने में या फिर रॉक्स जो चट्टान है तो उसको ड्रिल करने में, इसमें काम में आता है। और सर्जन जो है वो डायमंड को एज ए नाइफ यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा शार्प होता है, ठीक है, शार्प होने की वजह से इजीली जैसे कट कर सकते हैं वो, ठीक है, तो इसलिए सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो डायमंड के नाइफ यूज़ करते हैं उसमें ऑपरेशन में। फोर्थ, डाइज मेड फ्रॉम डायमंड आर यूज फॉर ड्राइंग वायर्स फ्रॉम दी मेटल्स। जैसे जितने भी, जैसे कॉपर हो गया, टंगस्टन, अब देखो कितना बारीक तार बनाने के लिए कितना कुछ तो यूज़ में करना पड़ेगा। अब जो डायमंड से जो डाई बनती है वो टंगस्टन जो मेटल होता है, जो आपके बल्ब में होता है, कितना बारीक तार होता है बल्ब में, है ना, वो टंगस्टन ही होता है, और उस तार को बनाने के लिए डायमंड की डाई यूज़ होती है, ठीक है। ये आपके कुछ जनरल यूजेस थे। डायमंड के बारे में पूरा टॉपिक एक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।